जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का एक और बड़ा असर हुआ है। जी हां, केंद्र सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नसीहत दी है कि वो फ्रॉड करने वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन यानी कि एड्स को 7 दिनों के भीतर हटाएं। 7 डेज की मोहलत दी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी तरह का स्कैम हुआ तो फिर विज्ञापन जारी करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही जिम्मेदार होगा। आज हम सरकार के इस एक्शन पर बात करेंगे, जानेंगे कि फर्जी लोन ऐप्स के सफाए में यह एक्शन कितना कारगर होगा। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। खास मेहमानों के साथ हम लौट रहे हैं तफसील से बातचीत करने के लिए। लोन पाइए मिनटों में, लोन लीजिए बिना किसी गारंटी के, लोन बिना किसी पेपर वर्क के, बस एक क्लिक और लोन आपका। जी हां, ये है इंस्टेंट लोन ट्रैप के खास हथियार, जहां बस एक जरूरत, थोड़ा सा लालच और लापरवाही आपको ढकेल सकती है फर्जी लोन ऐप के अंधेरे ट्रैप में। फर्जी लोन ऐप्स का मकड़जाल कहां तक फैला है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यही नहीं, इस जाल से बाहर निकलने के लिए कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। यही वजह है कि जी बिजनेस शुरू से ही इन फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ मुहिम चलाता आ रहा है। इसका नतीजा ये है कि इन ऐप्स के खिलाफ सरकार से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। और अब कार्रवाई की लिस्ट में ऐसा फैसला जुड़ गया कि सोशल मीडिया कंपनियां सिर खुजा रही हैं। फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी लोन ऐप्स के विज्ञापन हटा दें। इसके लिए सरकार ने 7 दिनों का समय दिया है। सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी ऐड नहीं हटाता है तो किसी तरह का स्कैम होने पर विज्ञापन देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होगा। सरकार के मुताबिक फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों के साथ हाई लेवल पर बातचीत चल रही है। जल्द ही फर्जी लोन ऐप्स से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र बनेगा और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। बता दें कि इसी महीने सरकार ने गूगल प्ले स्टोर से 2500 फर्जी लोन ऐप्स हटाए थे। पहले भी ऐसी कार्रवाई कई बार हो चुकी है, लेकिन फर्जी लोन ऐप्स की चुनौती कम नहीं हो रही। लोन ऐप्स डिलीट होने के बाद फिर वो दूसरे नाम से ऐप बना लेते हैं और फ्रॉड करना जारी रखते हैं। ऐसे में सरकार ने फर्जी लोन ऐप से जुड़े विज्ञापन पर लगाम लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे लोगों तक ऐसे ऐप्स की पहुंच ही ना हो सके और ये लुभावने वादे करने वाले आम लोगों को जाल में ना फंसा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान हमारे साथ, मधु एकम्बरम साहब, फाउंडर डायरेक्टर फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी। मधु, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। एक और बड़ा स्टेप, अब एड्स, जिसको कहा जाता है कि अगर एड ना हो तो फिर लोग लुभावन जो वादे होते हैं ना इन लोन ऐप्स के, इन लुभावने वादों के चक्कर में ही ना आए। कितना बड़ा स्टेप आप इसे मानते? थैंक यू दीपक जी। पहले इसका जवाब देने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी बिजनेस को मैं मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ कि ये सारे जो लड़ाई जो फर्जी लोन ऐप्स के ऊपर जी बिजनेस ने ऑलमोस्ट 3 साल से लगातार किया है, इसका एक काफी अच्छा एक रिजल्ट आ चुका है। मुझे अभी भी याद है जो पहला शो में हमने जो इसको किया था, शायद वो 2020 एंड में हमने शुरू किया था, और अभी भी हम लोग लगातार इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप काफी सारा इम्प्रूवमेंट्स होते हुए आए। पहले गूगल प्ले स्टोर्स, यानी कि देखिए ये जो भी ऐप्स है, लीगल या इलीगल ऐप्स है, उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम चाहिए। मतलब लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों का मोबाइल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम चाहिए। वो एक ऐप स्टोर था। ऐप स्टोर एक काफी अच्छा मीडियम है एक ऐप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके ऊपर काफी सारा गाइडलाइंस आ चुके हैं कि वहां पे एक व्हाइट लिस्ट ऑफ ऐप्स बनाया गया है, और वही व्हाइट लिस्ट ऑफ लेंडिंग एप्स जो मेटी ने प्रिस्क्राइब किया है, उसी एप्स को अभी ऑपरेट करने दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है कि काफी सारे जो फर्जी एप्स या इलीगल एप्स हम लोग बोलते हैं, वो तो ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर्स, इन सब से हट गए थे। बट ये सारे कंपनीज, ये जो फर्जी कंपनीज है, ये सारे एप्स को एसएमएस थ्रू या एक एपीके के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और बट उनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेसबुक या कोई भी एक सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा था। तो उसके ऊपर भी अभी एक गाइडलाइन आ चुका है। अभी क्या होगा कि कोई भी एडवर्टाइजर
यानी कि अगर फेसबुक प्लेटफॉर्म्स या गूगल प्लेटफॉर्म्स हम लेंगे तो उनको काफी सारा एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उस एड्स के ऊपर कि उस ऐप जो प्रमोट कर रहे हैं वो एप्स लेजिटिमेट है, लीगल है या इलीगल है। तो इस ये एक नेक्स्ट स्टेप है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जहां पे लोगों तक ये खबर ही नहीं पहुंचेगा कि एक ऐसा ऐप एग्जिस्ट करता है। तो अभी एक लास्ट चारा अभी भी बचा है जो एसएमएस मार्केटिंग से जो हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो एसएमएस से ये चेक करना चाहिए कि वहां पे वो जो एप्स का लिंक बेचते हैं जिसको एपीके को डाउनलोड करके लोग इंस्टॉल कर सके, उसके ऊपर एक गाइडलाइन आना जरूरी है। अगर वो आ गया तो मुझे लगता है कि एक 99% तक काफी सारा ऐसा गाइडलाइंस आ गया है जो ऐसे एप्स को डिस्ट्रीब्यूशन से पूरा हटाया जाएगा। फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं दीपक जी कि ये काफी अच्छा दौर पे हम लोग आ गए हैं और काफी सारे लेजिटिमेट एप्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बड़ा रिलीफ है नहीं, कि बिल्कुल एक इंडस्ट्री बहुत देखिए, हम तो शुरू से कह रहे थे मधु जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी फेस जो संस्था है उसको बधाई। आप लोग शुरू से हमारे साथ रहे हैं, हमें गाइड भी करते रहे हैं कि एग्जैक्टली जो टेक्निकल चीज़ें इसके पीछे क्या हैं। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, और हमारी मंशा शुरुआत से यही थी कि इस फिनटेक रिवोल्यूशन के दौर में हम फिनटेक क्रांति को घर घर तक तो पहुंचाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, ये फिनेंशियल इंक्लूजन का जो सिस्टम है, ये पहुंचे, घर घर तक जाए, इसका दायरा बढ़े। लेकिन जो गलत प्लेयर्स हैं इनमें, उनको पहचान कर बाहर करना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम ये मुहिम आगे भी जारी रखेंगे। अभी तक की जो जर्नी आपने मधु जी देखी है, अब एक पार्ट इसका ये है, हम खुश भी हो जाते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन एक पार्ट इसका ये भी रह जाता है कि अभी भी ये हो रहा है, तो फिर कहाँ चूक हो रही है, एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं कि ये पूरी तरह से हम इसका सफाया नहीं कर पा रहे हैं मधु जी? हाँ, देखिए, पहली बात यह है कि अभी कितना हद तक हो रहा है, राइट। देखिए, अभी भी काफी सारा लॉ एनफोर्समेंट अपना एक्टिव है। चोरी इधर उधर हो जाता है मकान में, अगर छोटा सा अगर इंसिडेंट्स ले, डकैती या चोरी इधर उधर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर रोज हर एक गली में हो रहा है। तो ऐसे ही अभी ये इलीगल एप्स का भी एक ऐसा एक हंत आ गया है जहां पे ये लोग लेजिटिमेटली या लार्ज स्केल में तो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट इंडिया में ये कंपनीज है ही नहीं है अभी। ये लोग बाहर बैठते हैं, बाहर से अपना ऐप्स चलाते हैं। अभी ऐप स्टोर में इनका प्रेजेंस नहीं है, ये लोग एसएमएस के द्वारा करते हैं। तो एक लास्ट और एक चीज मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि एक कंज्यूमर एजुकेशन या ग्राहकों का जो एजुकेशन है वो अभी स्ट्रांग बनाना चाहिए। देखिए, ये एक सबका काम है, एक फेस जैसे एक इंडस्ट्री बॉडी का काम है। मीडिया में आप लोग जो कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स को करके, इसका भी एक एंड कंज्यूमर तक ये वाला विषय उन तक भी पहुंचेगा। ये आरबीआई का भी एक काम है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट रहेगा कंज्यूमर एजुकेशन में, जहां पे ग्राहक खुद जागरूक हो चुके कि ऐसा ऐप्स को डाउनलोड ना करें और उन एप्स के साथ वो अपना लोन्स या कोई भी व्यवहार ना रखे। तो कंज्यूमर एजुकेशन, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें अभी से ज्यादा जोर और ज्यादा एफर्ट लेके एंड कस्टमर को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराग जी, आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है ये? अब कम से कम एक ठोस 7 दिन का वार्निंग दिया गया है, साथ ही साथ 2 चीज़ें मैं इसमें इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। एक तो आपने टाइमलाइन दे दिया कि 7 दिन के अंदर आप हटाइए, नंबर 1। दूसरा, सीधा सीधा कह दिया कि अगर ऐड आपके प्लेटफॉर्म पर है और उस ऐड से लोग मिसलीड हो रहे हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। ये कितना इंपॉर्टेंट एक कंज्यूमर के लिहाज से? सर दीपक जी, आपकी सारी बातों को 4 पॉइंट में बताता हूं। पहला, जो मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कंज्यूमर्स को एजुकेट और अवेयरनेस के बारे में, मैं उससे सहमत हूं। पर जब भी साइबर अपराधों के बारे में इस पर ज़्यादा जोर होता है तो मैं इसको ये मानता हूं कि सरकार के फेल्योर को बचाने के लिए एक बात बोली जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ लोगों को ही करना है तो सरकार और रेगुलेटर्स की क्या ज़रूरत है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इस बारे में जी बिजनेस पिछले 2-3 सालों से काफ़ी प्रयास कर रहा है और मैंने भी इस पे कई सारे लेख लिखे हैं और आरबीआई, होम मिनिस्ट्री, सारे लोगों के इसके बहुत बार इन्होंने वार्निंग इशू की हैं। और अभी तब से सिर्फ जवानी जमा खर्च है, ठोस कार्रवाई कुछ भी नहीं है। जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उस पर लोन ऐप्स को हटाने की बात नहीं है, विज्ञापन हटाने की बात है।
प्रश्न इस बात का है कि जब वो जो उन्होंने मैं एडवाइजरी पढ़ रहा था उसमें आईटी रूल्स की जो 3(1)(b) की बात की जा रही है, उसमें जो 5 नंबर है वो सीधी सी बात बोलता है कि अगर भारत के किसी कानून का उल्लंघन है तो उन ऐप्स को हटाने की जरूरत है। यह गूगल और एप्पल की जिम्मेदारी है कि भारत में कोई भी गैर कानूनी लोन ऐप्स नहीं रहें। संसद में सूचना दी गई थी कि 2500 लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन गैर कानूनी ऐप्स भारत में काम क्यों कर रहे हैं? और गैर कानूनी का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के जो लाइसेंस की जरूरत है, जो एनबीएफसी की गाइडलाइंस की जरूरत है, डाटा के अवैध चोरी की जो बात है, जो अवैध तरीके से वसूली का जो तंत्र है, इस तरीके के जो सारे लोन ऐप्स हैं उनमें 24 घंटे के भीतर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? आम लोग बड़े इस बात पे हैरान हैं कि दिल्ली जैसी जगह में पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। पीयूसी का वीडियो डाउनलोड करिए, अपलोड करिए, तो आम लोगों के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो बड़े बड़े ऐप्स हैं जो करोड़ों खरबों रुपए का वारा न्यारा कर रहे हैं। अभी महादेव ऐप्स में भी हमने देखा कि किस तरीके से दुबई से बैठ करके उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। तो इन लोन ऐप्स के खिलाफ आरबीआई, होम मिनिस्ट्री और मेटी मिलकर के कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और विज्ञापन तो एक छोटी बात है, जिस चीज का विज्ञापन नहीं हो सकता वो प्रोडक्ट बिक क्यों रहा है मार्केट में? मुझे लग रहा है कि जिस समय इस बारे में सरकार ठोस कार्रवाई करेगी तो लोगों को लोन ऐप के हाहाकार से मुक्ति मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जोड़ा कि आपने ऐड तो हटा दिया, लेकिन ऐड किस चीज का हो रहा है? अगर उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या मतलब है इस पूरी कार्रवाई का? ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया। मधु जी, हमने देखा है कि गूगल ने, एप्पल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसीज में चेंजेस भी किए हैं। हम लोगों ने इस बात को जब चलाया था उसके बाद वो प्ले स्टोर में आने वाली चीज़ों को उन्होंने बदला है, पॉलिसीज में बदलाव किए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये ऐप अवेलेबल कैसे हैं? और अगर अवेलेबल हैं तो फिर ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? ये क्या चक्कर है? इसके पीछे कुछ टेक्निकल रॉकेट साइंस है क्या? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कदर किया कि एक वाइट लिस्ट ऑफ एप्स आ चुके हैं। उसमें शायद मेरे हिसाब से कुछ 300 एप्स को उन्होंने वाइट लिस्ट किया है। ये एक गवर्नमेंट, आरबीआई, रेगुलेटर सब मिलके एक लिस्ट उन्होंने गूगल ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के साथ भी शेयर किया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने जो भी उस लिस्ट में नाम नहीं था वो सारे ऐप्स को निकाल दिए गए। जो 2 हफ्ते या 1 महीने पहले जो भी न्यूज निकला था वहां पे, जहां पे 2500 ऐप्स को उन्होंने निकाला था, वो उसी स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर ही किया गया था। अब रही बात कि सारे ऐप्स ऐप स्टोर से आते हैं। देखिए, 90% ऑफ द ऐप्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐप स्टोर से ही होता है। बाकी जो 10% या लेस देन 10% जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक एसएमएस से आता है या व्हाट्सएप में आता है, जहां पे एक लिंक रहता है, एक वेब यूआरएल या लिंक रहता है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे या ग्राहक जब भी क्लिक करेंगे, एक एपीके डाउनलोड होता है प्ले स्टोर में। यानी एंड्रॉइड सिस्टम के लिए एक एपीके डाउनलोड होता है। ये प्ले स्टोर से नहीं आता है, ये कोई वेबसाइट से आता है। ये मोर और लेस, ये जो वेबसाइट्स है ये इंडिया में होस्टेड ही नहीं है। ये सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो शायद दूसरे कंट्री में, यानी कि अपना नेबरिंग कंट्री से होस्टेड रहते हैं और वहां से वो एपीके डाउनलोड हो जाता है। तो वहां पे डाउनलोडिंग सोर्स, मधु जी, डाउनलोडिंग सोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये एपीके तक पहुंचने का जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो तो यही वेबसाइट्स दे रही हैं। हाँ, देखिए, वहां पे वही मैं बोला था कि एक एसएमएस मार्केटिंग जो है वो एक लास्ट चीज है, जहां पे उसका विज्ञापन जो है अभी फेसबुक और इससे तो हट गया है। बट जो एसएमएस मार्केटिंग एक होता है जिसमें एक लिंक भी आ जाता है जहां से वो डाउनलोड होना शुरू होता है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर इसका कोई ये करे, एक रेस्ट्रिक्शंस लेके आए, टेलीकॉम गाइडलाइंस में आ जाए कि जो भी मार्केटिंग एसएमएस होता है वहां पे ऐसा लिंक ना आए, तो इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बंद हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीकॉम, अब देखिए यहां पर फिर मैं वही बोल रहा हूं बार बार, देखिए टेलीकॉम की जिम्मेदारी, टेलीकॉम कंपनीज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके जरिए, देखिए आप वेबसाइट पर दे रहे हैं, आपने वेबसाइट रेस्ट्रिक्ट कर दी, आप एडवर्टीजमेंट आ रहा है, आपने एडवर्टीजमेंट हटाने की बात कह दी। लेकिन ये जो बता रहे हैं आप, ये लास्ट स्ट्रेच जो है विराग जी, अब इसमें अगर टेलीकॉम कंपनीज के एसएमएस के जरिए आ रहे हैं, और होता है, आप गूगल कीजिए लोन वगैरह कुछ, या कोई आपको कोई लोन का कॉल आ गया, आप बात कीजिए, थोड़ी देर में आपको अनाप शनाप एसएमएस आने शुरू होते हैं और उन एसएमएस में लिंक्स होते हैं। तो ये तो सब टेलीकॉम कंपनीज के नाक के नीचे हो रहा है। उनकी जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी? वहां तक सरकार की नजर कब जाएगी?
देखिए, सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं और बोला है कि नए जमाने के भारत के कानून हैं। और अभी भी थानों में पुराने हिस्ट्री सीटर्स का विवरण होता है, रेड अलर्ट होता है, ये होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लोन ऐप्स को 48 घंटे के भीतर में उसका खात्मा किया जा सकता है। उसके लिए 4-5 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला कि आरबीआई का लाइसेंस नंबर होना चाहिए, और जिसके पास भी लाइसेंस नंबर नहीं है उसको गूगल और एप्पल में उनके वो वहाँ पर नहीं दिखने चाहिए, वहाँ से नहीं बिकने चाहिए। जो बकाया 10% जो बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से हैं, वेबसाइट भी आईटी रूल्स के तहत कवर होती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स की पास एक लिस्ट सर्कुलेट करना चाहिए कि इन वेबसाइट्स का किसी भी तरीके से मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। चौथा, इनके जो कॉल सेंटर्स हैं राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनका प्रतिबंध लगाना चाहिए जहां से वसूली वगैरह की सारी बातें होती हैं। और 5वें नंबर पर सरकारें अपना फुल पेज विज्ञापन देती हैं, लोगों को फुल पेज विज्ञापन दे करके बताना चाहिए कि इन जो जैसे कि रेरा की गाइडलाइंस होती है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये नंबर होगा सिर्फ उसी का ही आपको लेना है। इसी तरीके से लोन ऐप्स जो आरबीआई के अप्रूव्ड हैं जिनमें ये नंबर है उसी तरीके से ही उसमें करना है। इसके अलावा अगर कोई भी देखे उसकी रिपोर्ट किया जाए तो तभी मुझे लग रहा है कि मर्ज से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से, विज्ञापन रोकने से एक ऐसा लगता है, एक ऐसा भ्रम होता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, क्योंकि सही दवा अभी नहीं हो रही है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सजेशन दे दिया और मैं चाहता हूं कि विराग जी का ये सजेशन लिया जाए। जो भी हमें ये सुन रहे हैं, एजेंसीज और सरकार से जुड़ी हुई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप काउंटर एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं शुरू करते? वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपने उस पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन आप भी दीजिए ना फुल पेज ऐड कि कैसे कैसे आपको बचना है, क्या क्या करना है। सरकार का पैसा है, कंज्यूमर अवेयरनेस पर खर्च कीजिए, किसने रोका है आपको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अगर आप काउंटर एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब पोल दिखाते हैं आपको। आज हमने अपनी जनता से पूछा था कि ये जो फर्जी लोन ऐप को कहा गया है कि आप हटाओ ऐड, इससे क्या लगेगी लगाम फ्रॉड पर? बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं लोग, बड़े सकारात्मक हैं। 81%, 82% मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि हाँ इससे फ़ायदा तो मिलेगा, और ना कहने वाले 18% ये हैं कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा की तरह ना मैं स्टोरी का वो पार्ट देखता हूँ जहाँ पर लोगों की चिंताएं जुड़ी हुई हैं। भले ही 82% लोग बहुत सकारात्मक हों, और होना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए और हम प्रशंसा करते हैं सरकार के इस फैसले की। लेकिन चिंता है मुझे इन 18% लोगों की जो कह रहे हैं कि आपने ऐड हटा दिया तब भी कुछ नहीं होगा। तो सोचिए उनके दिलों में ये डर, ये खौफ कहाँ तक बैठा हुआ है कि उनको एक पॉजिटिव स्टेप में भी शंकाएं नजर आ रही हैं। मधु जी, इनके 18% भी ना रहे, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इस पर्टिकुलर गाइडलाइन या ये जो अभी विज्ञापन के ऊपर जो एक गाइडलाइन आया हुआ है, इसको एक इंडिविजुअल या सोलो व्यू में ना देखा जाए। ये एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक ही एक गाइडलाइन आया हुआ है सरकार की तरफ से। ये एक ऑलमोस्ट ये 7th या 8th गाइडलाइन आया है वेयर द एक्शंस अगेंस्ट इलीगल लेंडिंग एप्स के ऊपर हुआ है। Correct. तो ये जो 18% लोग हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि इसको एक सोलो व्यू में मत देखिए, एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस का व्यू में देखिए। ऑलरेडी काफी सारा क्लीन अप हो चुका है सिस्टम्स में, और ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो सरकार ने लिया है। 2-3 और स्टेप्स है जो सरकार से और रेगुलेशन से लेना जरूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि सिर्फ सरकार के ऊपर हम ये ना डालें कि उन्हीं को सब कुछ काम करना चाहिए। एक अपना मीडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका भी मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूं। इंडस्ट्री बॉडी से, लेजिटिमेट ऐप से, उनको भी विज्ञापन देके एक पॉजिटिविटी के ऊपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए और कंज्यूमर अवेयरनेस को बिल्ड करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूं उनको कि ये एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस है, काफी सारा बहुत स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुका है सिस्टम में। तो ये जरूर जारी रहेगा, और एक थोड़ा और एक दो साल में या मिनिमम 1 साल में मुझे लगता है कि 99.99% का क्लीन अप हो जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। क्योंकि जहां 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया है इस इश्यू को, वहां से अभी तक आप क्लीन अप देखेंगे तो लिटरली इट इज क्लोज टू अबाउट 97-98% का क्लीन अप हो चुका है। तो इसलिए सबको भरोसा रहना चाहिए सिस्टम के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये काफी और क्लीनअप्स हो जाएंगे और डरने का कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। चलिए सर, विराग जी, आपका रिमार्क सर फाइनली
कंज्यूमर अवेयरनेस तो ठीक है, अपनी जगह बात सही है, और कंज्यूमर अवेयरनेस तो ऐसी चीज़ है सर जो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। वो तो चाहे कोई रिपोर्ट फ्रॉड कोई रिपोर्ट हो ना हो, वो तो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। लेकिन आज जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं, अब आपके आईटी रूल्स अब तक बने नहीं हैं। आप सरकार कहती है कि साहब हम बिल्कुल हो गया, पास नियम हो गया अब तक, लेकिन उसका नीति निर्धारण कैसे होगा, इसकी रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या अप्रोच अब होनी चाहिए? दीपक जी, कुछ बातें हैं। पहला तो मैं थोड़ा सुधार कर दूं कि आईटी रूल्स ऑलरेडी हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून के रूल्स है वो नहीं बने हैं, उसकी वजह से डेटा का दुरुपयोग हो रहा है जो लोन ऐप्स करते हैं। करेक्ट, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरी बात, गाइडलाइंस की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। हाँ, और गाइडलाइंस की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। गाइडलाइन से सिर्फ एक सरगर्मी बढ़ती है, लेकिन इन पर डर नहीं बैठता। दूसरी बात, तीसरी बात कि गैर कानूनी ऐप से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सब टैक्स चोरी करती हैं, ये टैक्स नहीं देती। तीसरी बात है। चौथी बात कि आईटी रूल्स, जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स हैं, आज से 10 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हमने जब ध्यान दिलाया था, तब पहली बार गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां इसके दायरे में आई थी, और सरकार तब से इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन उसका जो 5वां क्लॉज है, बड़ी सीधी बात करता है कि जो भी ऐप गैर कानूनी काम करेगा उसको सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात यह है कि इस गैर कानूनी ऐप से जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है, और जब मेरे मित्र बोल रहे हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, 97-98% हो गया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्लीनिंग का प्रोसेस, आज आप नहाते हैं, 1 महीने नहीं नहाते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं। क्लीनिंग का प्रोसेस रोजाना होता है, क्योंकि ये लोन ऐप्स मारीच की तरह हैं और नए तरीके से आ जाते हैं। आप एक खत्म करते हैं, दूसरे तरीके से आ जाते हैं। जब तक इनका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन नहीं होगा, तब तक ये एक भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को एक विचलन और वहाँ पर एक जो अपराध है वो पैदा करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये बहुत आपने एडवाइजरी का जो पूरा उसकी जो कितनी ग्रेविटी है, एडवाइजरीज आती हैं, लेकिन एडवाइजरीज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसका अगर आपके मन में डर नहीं होगा कि ये एडवाइजरी नहीं, अगर एक कानून होता, हालांकि सरकार कह रही है कि ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, कि आईटी रूल्स का वायलेशन माना जाएगा, ये सरकार ने थोड़ा सा डर दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर होगा। लेकिन बात भी सही है, ये 97% हुआ है या 99% हुआ है, 1% भी अगर है, 0.001% भी अगर कहीं पर गुंजाइश है कि हमारे कंज्यूमर का पूरी तरह से प्रोटेक्शन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी और ये मुहिम भी जारी रखनी पड़ेगी। हम हैं इसके लिए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी हमेशा अपना वक्त निकालते रहते हैं, आज भी निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। विराग जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए हैं। मधु जी, आपका भी शुक्रिया, हमेशा आप साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आज भी वक्त निकालने के लिए आपका। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।